प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। और आज क्लास 11 के फिजिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 में पहले लेसन से, जो आपका लेसन है फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत। तो उस पर आज बात करेंगे। अच्छी तरह से देखिए, हम कह सकते हैं कि अगर किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आता हो, फिजिक्स थोड़ा भी नहीं आता हो, तो वह क्लास 11 का फिजिक्स अगर अच्छी तरह से पढ़ ले तो उसके दिमाग में फिजिक्स के प्रति रुचि, मतलब पढ़ने की इच्छा जागृत जरूर हो जाएगी। और फिजिक्स क्या है इसके बारे में जरूर दिमाग में बातें बनेगी कि फिजिक्स किस तरह से है, कैसे काम करता है, फिजिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिजिक्स कैसे बना, फिजिक्स पर लोग वैज्ञानिक कैसे शोध करके कुछ चीजें बना लेते हैं, ग्रेविटेशन का खोज कैसे हुआ, सारी चीजों का कंसेप्ट आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। लेकिन पहला लेसन आपका समझ बहुत बड़े स्तर पर विकसित करेगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और आप इसको ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए, पहला लेसन जो आपका है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस समझना है कि फिजिक्स में हम कैसे काम करते हैं और किन लोगों ने किनका क्या क्या योगदान था। तो आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंतर्गत आपका पहला ही टॉपिक है साइंस। कोई पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं, कहते हैं आप लोग, डिफिनेशन आप बताते हैं, किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को जो सुव्यवस्थित हो, संगठित हो, सुसज्जित हो, संगठित हो, उसी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसज्जित। लेकिन एक शब्द जो है बहुत कठिन है। और कोई कह दे, आपसे पूछे कि बताइए तोड़ के, तो आपको बताने में दिक्कत होगा। साइंस कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। साइंस किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड या आर कॉल्ड साइंस। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या होता है, इससे पहले हम डीपली थोड़ा सा फिजिक्स के बैकग्राउंड पे बात करेंगे, तब हम इसमें बात करते हैं। सुनिएगा, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तब कुछ सोचिएगा। फिजिक्स ही नहीं, विज्ञान किसी भी नियम, कोई भी सारी चीज, सारे नियम, सारा चीज इस प्रकृति में है। लोगों ने इस चीज को ढूंढा। जब से हमारी पृथ्वी है, जब से ब्रह्मांड है, तब से विज्ञान है। लेकिन किसी नियम को ढूंढने वाले, सोचने वाले या उस पर काम करने वाले लोग धीरे धीरे इस समय विकसित हुए, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे किसी चीज को खोजने में। आपको बता दें कि पहले के समय लोग किसी घटना को देखते थे बार बार, तो उसमें भविष्यवाणी करते थे कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, वह चीजें इस तरह से होती हैं, तो लोग उस पर विश्वास करते थे। अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन उसको तर्क को गलत करता था, तो लोग उसको क्या करते थे? विरोध करते थे, उसको मार देते थे, उनको फेंक देते थे, जिस तरह से करना करते थे। लेकिन जो भविष्यवाणी होता था, उसी चीज को लोग मानते थे। और भविष्यवाणी की बात करें, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जिनका नाम है अरस्तु। आज से लगभग 2000 साल पहले उनका जन्म हुआ था। और 2000 साल पहले जब जन्म उनका हुआ था, तो आपको बता दें लगभग 2000 साल, उससे भी अधिक, उनको जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। आपको बता दें कि जब तक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, हम कहेंगे 1700 ईस्वी के आसपास, इससे पहले विज्ञान कुछ नहीं हुआ करता था। विज्ञान का मतलब कुछ नहीं, विज्ञान क्या है इसका मतलब कुछ नहीं था। मौसम परिवर्तन हो रहा है, कोई वस्तु किसी को खींच रही है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, सारी चीजें लोग क्या करते थे? अनुमान लगा के कुछ ना कुछ बोल देते थे। उस समय हम उसको क्या कहते थे? दर्शन शास्त्र के नाम से जानते थे। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब उसको बोलते थे क्या? इस तरह से उसको दर्शन शास्त्र के नाम से नहीं, थोड़ा सा बताते थे। इसका इंग्लिश टर्म है, इसको फिलॉसफी के नाम से जानते थे। विज्ञान पहले 1700 पहले ईस्वी में यह विज्ञान नहीं हुआ करता था, इसका नाम विज्ञान नहीं था। विज्ञान का मतलब कुछ ही नहीं था। सभी लोगों का दिमाग काम करता था कि विज्ञान का मतलब कुछ नहीं है, इसको लोग फिलॉसफी कहते थे। और फिलॉसफी कहते थे जो लोग भविष्यवाणी करते थे या किसी नियम को बताते थे, वह उनको फिलॉसफर कहा जाता था।
तो आपको बता दे उस समय के फिलोसफर रहे, आपके दार्शनिक रहे, दार्शनिक उनको कहा जाता था, दार्शनिक। तो दार्शनिक जो बोलते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, उनको दार्शनिक कहा जाता था। और जो विषय था उस समय दर्शन शास्त्र हुआ करता था, उनको दर्शन कहा जाता था, मतलब दार्शनिक कहा जाता था। अब बताते हैं 1700 ईस्वी की बात करें तो जब कोई पढ़ा लिखा पर्सन किसी भविष्यवाणी किया हुआ पर्सन की बातों को जब विरोध करता था तो लोग उसको मार देते थे या उसको फांसी पर चढ़ा देते थे। आपको बता दे दर्शन शास्त्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। आपको बता दूं अरस्तु ने एक बात कही थी कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी रुकी हुई है, सूर्य भी इसका चक्कर लगाता है। लगभग 2000 साल पहले आपको बता दे यह तब पता चला कि इस तरह की स्थितियां नहीं है। लोग लगभग 2000 साल भ्रम में रहे। क्यों भ्रम में रहे? कि भाई अरस्तु एक बड़े सोचने वाले अच्छे पढ़े लिखे पर्सन थे, उन्होंने जो भविष्यवाणी की बातें सही है इसलिए उनकी बातों को लोग मान गए। बाद में पता चला, उन्होंने ये भी बताया था कि ये ब्रह्मांड चौकोर है और पृथ्वी के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जब दूरबीन और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का जब आविष्कार हुआ लगभग 1700 ईस्वी के आसपास, तब लोगों ने देखा और विचार किया कि नहीं ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ अन्य भी ग्रह, जो केपलर वगैरह की बात करें, न्यूटन की बात करें, इन्होंने खोज करके निकाला कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ कई नहीं बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी उसका एक भाग है। तब पता चला कि नहीं ऐसा बात नहीं है। कहा जाता है कि 1950 ईस्वी के पहले, 1950 के पहले फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था। क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था। कब? 1950 ईस्वी के पहले। उसके बाद 1950 ईस्वी के बाद मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जो भी इंजन पढ़ते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी कार्नो इंजन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। सब किसके अंतर्गत आता है? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। हम इसके पहले जो 1950 के पहले जो फिजिक्स पढ़ते थे वह क्लासिकल फिजिक्स के नाम से पढ़ते थे। कुछ और बात करते हैं। यहां पर हम साइंस के बारे में बात करें। साइंस क्या होता है? साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जब से विचार करिएगा आप लोग, मैं जो बात बता रहा हूं, जब से कुछ चीजें परिवर्तित होती थी, मान लीजिए कि दिन और रात हो रहा है, मेरी बात को समझिएगा, दिन रात हो रहा है, तो पहला कोई व्यक्ति होगा कई सौ साल पहले कि जिन्होंने कुछ कहा होगा कि दिन रात क्यों होता है, कुछ बताया होगा। उन्होंने अपने जीवन में एक छोटी सी किताब लिख करके चल बसे। फिर अगली पीढ़ी आई तो इस किताब को पढ़ी, तो वह फिर शुरू से सोचना स्टार्ट नहीं किया, इन किताबों को पढ़ करके फिर आगे सोचना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने कुछ बात कही, उसके बाद से फिर अगली पीढ़ी आई, इनकी किताब को पढ़ा, तो अगली पीढ़ी आती गई और शुरू से स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने इन किताबों को अध्ययन किए हुए लोगों पर इस पर विचार करके आगे सोचना स्टार्ट किया और आगे सोचना स्टार्ट किया। इन लोगों ने किसी न किसी प्रकार का नियम दिया। अंततः जो नॉलेज है यह जो लोगों ने दिया, यही नॉलेज हम लोग भी बुक में पढ़ते हैं। हम लोग बुक में पढ़ते हैं, कोई भी चीज हम लोग खोजा हुआ मिलता है, हमको ढूंढा हुआ मिलता है, कोई भी नियम को हमको बना बनाया हुआ मिलता है। हमको क्या करना है? हमको ग्रेविटेशन का खोज थोड़े करना चाहिए, किसी चीज का खोज थोड़े करना है। हमको बस यही काम करना है कि उस पर विचार करें, और अगर हमको कुछ उचित अनुचित लग रहा है नियम में कुछ, तो हम उसको बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। विज्ञान स्थिर नहीं है, कोई भी नियम स्थिर नहीं है, अंतिम नहीं है। हम अगर हमें कुछ नई चीज निकल के आती है तो हम उसको जोड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। जो यह कई पीढ़ियों, कई लेखकों द्वारा या कई वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई जो चीज थी, इसी का जो अध्ययन है कि उन्होंने प्रकृति को देखा, अपनी बातें रखी, फिर आगे वाला बात कोई दूसरा रखा, फिर इसके आगे बात दूसरा कोई रखा, फिर उसकी बात आगे वाली बात कोई दूसरा रखा, अंत तक किसी चीज का खोज हो गया। तो यह जो नॉलेज है इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। और जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है अंततः हमने कई किताबों को पढ़ करके अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, फिर उसकी अगली पीढ़ी, या अगली पीढ़ी में आकर के और किसी नियम का खोज कर दिया और कोई सिद्धांत बन गया, तो इसी को कहते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड
साइंस या विज्ञान कहलाता है। कोई भी चीज हम परिवर्तित हुआ देखते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, फिर नई खोज करते हैं, फिर नया सोचते हैं, फिर उससे आगे सोचते हैं, यही ऑर्गेनाइज नॉलेज है। बातें समझ में आ रही? अब बताते थोड़ा सा अपने तरफ से डिफिनेशन। क्या? फिजिक्स की बात नहीं, विज्ञान। हमारे प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन, हमारे प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है उसका कारण अगर पता हमको हो जाए या क्या कारण है उसका अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है उसका कारण का अध्ययन जानेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, उसका अध्ययन अगर हम करें, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। तो साइंस का एक डिफिनेशन हमने बता दिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके अगला टर्म है साइंटिफिक मेथड, या इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। अभी वैज्ञानिक विधि है क्या, इसको पहले बात करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज आपको बताएं तो आप बेसिक स्तर पे इस चीज को सोचें। देखिए, अभी हम बताए ना कि पहले कोई व्यक्ति किसी चीज को सोचा तो किताब बनाया, वो मर गया तो अगली पीढ़ी आई तो उसकी किताब को पढ़ के आगे सोची, फिर वो पीढ़ी मर गई तो उसके आगे वाली पीढ़ी चीज को पढ़ा, अंततः जो सिद्धांत जो बना कुछ। तो देखिए, आप किसी नियम को अगर बनाते हैं, लोगों को आप संतुष्ट नहीं करते हैं, कई विधियों से आप दिखा के भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी गुणा भाग करके भी दिखाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल कई चीजों से आप दिखाएंगे नहीं किसी चीज को, तब तक वो नियम नहीं बनेगा। तो नियम जो भी बना फिजिक्स में, उसमें विज्ञान को सभी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और बनाया तो कैसे बनाया, किस नियम से किस सिद्धांत को बनाया, तो उस नियम के लिए हम बात करेंगे। तो वही नियम क्या है, साइंटिफिक मेथड, या हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड के बाद हम कहेंगे इसका हिंदी है वैज्ञानिक विधि। अब देखिए, कहा जाता है वैज्ञानिक विधि में क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक विधि में मुख्यतः हमने 6 विधियों को लिया है, विधियां 4 ही है, 6 विधि को लिया है। हम चाहते हैं कि आप बेसिक स्तर पर इस चीज को समझें। हमने ऑर्गेनाइज नॉलेज का बताया, फिर साइंटिफिक मेथड। हम एनसीईआरटी किताब को कवर कर रहे हैं क्लास 11th में, जो फिजिकल वर्ड से संबंधित रख रहा है। हम किसी भी एक भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं है। हम जितना डिफिनेशन का बोल रहे हैं उसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अच्छा नोट्स बना सकते हैं। चलिए वैज्ञानिक विधि में बात करते हैं। तो पहली चीज अभी हम बताएं, विज्ञान में होने वाला कोई भी परिवर्तन है, जब परिवर्तन होगा, जैसे परिवर्तन की बात करें, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं क्या कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, या आम नीचे की तरफ गिरा। तो आम नीचे की तरफ गिरा तो हमने क्या किया, उस पर विचार किया क्यों गिरा। तो क्यों गिरा तो हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसको कोई वस्तु गिराएंगे, देख रहे हैं गिर रहा है तो प्रयोग करेंगे इसका, फिर कहेंगे कितनी ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो कितने तेजी से गिर रहा है, ये भी प्रयोग करेंगे। फिर अपना अनुमान लगाएंगे, हाँ ऐसा बात नहीं है, कोई वस्तु गिरेगी। हम रीजनिंग अपना प्रसिद्ध करेंगे, चाहे जो भी हमारा मन कहेगा वो करेंगे हम, कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। उसके बाद से कुछ मतलब कितना से कितना दूरी तक होता है, मतलब गणित का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद से नियम बना देंगे। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, कि आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहली बात, जब आप किसी नियम या किसी सिद्धांत को बनाते हैं, आपको मैं बता दूं, जब किसी सिद्धांत, फिजिक्स में किसी सिद्धांत, या फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आप इन तीनों में अगर किसी सिद्धांत या किसी नियम को अगर बनाते हैं तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपकी स्थिति सिद्ध होगी। चलिए आपको बता देते हैं, पहले दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन अगर हो रहा है तो आप उसको पहले देखें। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि पहले आप उसको देखें कि कोई चीजें, कोई घटना घटित अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, घटना किस तरह से घटित हो रही है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद से घटना अगर घटित हो रही है, जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो पहले आप बार बार उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए। उसके बाद से ये चीजें हो गई। उसके बाद से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट दूसरा हो गया। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि पहले आप उस चीज को घटते हुए देखिए, घटना घटित हो रही है, फिर उसको लैब में या लाइब्रेरी में ला करके, लाइब्रेरी में नहीं, लैब में आकर के उस चीज को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप उसको चीज को देखिए। थोड़ा एक बात बताते हैं, इस पानी वाला स्थिति को छोड़ देते हैं, दिन रात का होना आप देखिए। तो दिन रात का जब होना देखिए तो देखिए
अब मान लीजिए, या हमें कह सकते हैं कि यह सूर्य है, यह पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाएं तो भी दिन रात होगा। क्यों भाई, जो इसके तरफ जो भी होगा, तो इसके तरफ जो भी होगा उस तरफ दिन होगा, तो घूमेगा दिन रात बदल जाएगा, या ये भी घूमेगा। तो दोनों चीजें घूम रही हैं, तो हम क्या करें, किसी एक को कंट्रोल करके और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें, मतलब दिन रात कैसे होता है। तो हम पृथ्वी को घुमाएंगे तो भी दिन रात होगा, सूर्य को घुमाएंगे तो भी दिन रात होगा, क्योंकि हमको लैब में करना है ये सब चीज। तो हम दोनों चीजों को देख लेते हैं, तो हम इस सूर्य को स्थिर कर लेते हैं, पृथ्वी को घुमा लेते हैं, तो पता चला कि दिन रात इसके घूमने से होता है। इतनी बात समझ में। उसके बाद से हम अपना दिमाग लगाते हैं, ओ ऐसा बात होता है, इस तरह चीजें होती हैं, तब इस तरह से होता है। अपना रीजनिंग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि भाई ये चीजें घटित, कोई नेचर में, प्रकृति में कुछ चीजें घटित हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ले जाकर घर पे प्रयोग करेंगे। घर पे प्रयोग करेंगे तो कहे ओ इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, इसके कारण ये चीजें होती हैं। तो आप रीजनिंग लगा देंगे, अपना रीजनिंग लगा देंगे। क्या वही बात बताएं कि आप इस तरह कहेंगे, इस तरह से होता है। तो रीजनिंग दो प्रकार का लगाएंगे, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि किसी, अब रंग, मान लीजिए किसी पदार्थ में कुछ मिला रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम इतना मिलाएंगे तो इतना रंग होगा, मतलब इतना कलरफुल होगा। कलर कितना होगा, कलर का मापन करने का कोई सिस्टम प्रणाली तो नहीं है, कितना कलर होगा, 3 किलो कलर होगा, 4 किलो कलर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक प्रकार का गुण है वो। तो जब हम गुण को, हम उसको गुण के हिसाब से उसको हम समझाएंगे कि इतना करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से दिखेगा और आनंद आएगा, क्या इस तरह से आएगा। कहने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी पर, उसकी विशेषता पर, अगर अपनी क्वालिटी के अनुसार अगर वो हम भविष्यवाणी करें, उसकी क्वालिटी पर अगर भविष्यवाणी करें तो क्वालिटेटिव हो जाएगा रीजनिंग। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि मात्रात्मक, इतना किलो डालेंगे तो इतना किलो रिजल्ट निकलेगा। अगर इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं तो वह क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीसरा नियम क्या किया, रीजनिंग। उसके बाद से क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है बाबू कि अब आप ये 3 चीजों को आपने किया, तो चौथा जो काम करेंगे आप, चौथा जो भी आप काम करेंगे उसमें सूत्र बनाएंगे, सूत्र फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें फॉर्मूला बनाएंगे कि फॉर्मूला बनाकर उस पर रख करके चेक करेंगे कि जो आपने किया है प्रयोग, जो प्रयोग आपने किया है वह सत्य है कि नहीं। तो आपने फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद से आप प्रिडिक्शन करेंगे। और प्रिडिक्शन क्या करेंगे, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करेंगे कि ले जाइए इस नियम को, आज पे प्रयोग करिए और भविष्यवाणी करिए कि यह इतना होता है तो इस तरह से होता है। गाड़ी इस तरह, जैसे करने का मतलब है, मान लीजिए किसी इंजन को हमने फिट कर दिया, तो आप कहेंगे कि इतना लीटर तेल डालेंगे तो इतना किलोमीटर तक चलेगा, इतना तेल डालेंगे तो इतना किलोमीटर तक चलेगा, इतना मोबिल डालेंगे तो इतना किलोमीटर तक चलेगा, इसमें मोबिल डाल रहे हैं गाड़ी में तो इतने दिन तक चलेगा। इस सब मैथमेटिकल मॉडलिंग पर फॉर्मूला के अनुसार हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद से लास्ट चीज आती है क्या, अगर आप नए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, आपने किसी चीज का खोज किया, तो आपके समय में कोई वैज्ञानिक होगा जो सबसे अच्छा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो कई चीजों को खोज कर चुका होगा, वह उसके पास जाएगा, ये चीजें, ये फॉर्मूला आपका बनाया हुआ, और वह क्या करेगा, उसका वेरीफाई करेगा। और तो इसके अंतर्गत क्या आता है, वेरिफिकेशन या फाल्सिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच करेगा, अगर वेरीफाई हो जाता है तो वह आपका नियम बन गया। इसी का एक उदाहरण बता देते हैं। एक जो चौथा या 5वां पदार्थ है, पदार्थ की प्लाज्मा, क्या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अपने भारत के एक वैज्ञानिक रहे जो जगदीश चंद्र बोस रहे, उन्होंने एक नियम बनाया। और नियम क्या बनाया, 5वां पदार्थ बनाया। 5वां पदार्थ कौन सा बनाया, वो एक सबसे कम घन, इसका सबसे कम घनत्व वाले पदार्थ को न्यूनतम ताप पर ले जाया जाएगा तो एक नए प्रकार का पदार्थ बनेगा। तो उस पदार्थ को वेरीफाई किया था आइंस्टीन ने, इसलिए बोस ने खोजा था, आइंस्टीन ने उसको वेरीफाई किया था, इसलिए उस पदार्थ का नाम रख दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो अब तो वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई हो गया, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत अगर हो गया तो ये फाल्सिफिकेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत क्या होगा, जैसे सांप सीढ़ी का खेल हम खेलते हैं कि सांप सीढ़ी का खेल खेलते गए, ऊपर, सांप काट दिया तो फिर नीचे एक पाया गए,
तो इस तरह की स्थितियां इसमें देखने को मिलती है। फाल्स अगर हो गया तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। तो हमने इससे बताने का प्रयास किया कि सभी वैज्ञानिक जिन लोगों ने इस सारी चीजों पर विचार किया, सभी चीजों को बनाया, उन्होंने इस नियम का प्रयोग किया। बिन नियम का मतलब हम कह सकते हैं बिना इस रूल के प्रयोग किए कोई आगे नहीं बढ़ा है। आप भी इस चीज को करते हैं अगर, तो आपको ये सब चीज करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स में बात करते हैं। फिजिक्स में बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या आपका। फिजिक्स हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है। हम कह सकते हैं फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर स्टडी ऑफ बेसिक, एक मिनट, स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। आपको बता देते हैं, कोई भी चीज परिवर्तित हो रहा है, कोई भी नई चीज, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, कौन से नियम से चेंज हो रहा है, उसके लिए नियम कौन सा काम करता है, क्यों चेंज होता है, वह जो नियम काम करता है वह फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो प्रकृति जो है, प्रकृति में जो नियम है, उस नियम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका नियम में है, वही इसका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो हमने फिजिक्स के बारे में बताया। अब थोड़ा देखिएगा, फिजिक्स के अंतर्गत 2-3 चीजें आती हैं। थ्रस्ट एरिया टू स्टडी फिजिक्स। थ्रस्ट एरिया का मतलब होता है जोर लगाना। थोड़ा सा पहले समझा दे कि थ्रस्ट एरिया आपका क्या होता है, इसको थोड़ा देखिएगा। थ्रस्ट एरिया क्या होता है, देखिएगा। अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, दैनिक जीवन में तो हम चलते हैं तो भी बल लगाते हैं, खाते हैं तो भी बल लगाते हैं, कुछ पहनते हैं तो भी बल लगाते हैं। प्रत्येक स्थिति में बहुत सारे प्रकार के बल लगाते हैं। वैज्ञानिक सोचे कि अगर इतने प्रकार का बल है, अगर किसी को पढ़ने को दिया जाए तो कैसे कोई याद करेगा। अगर नियम बनाया जाए तो प्रत्येक पर नियम बनेगा, कैसे बताया जाए। तो लोगों ने कहा कि ये काम करते हैं, क्या करते हैं कि जितने बल हैं, जितने प्रकृति में जितने प्रकार के बल हैं, उनको क्या किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए कि एक बल के नाम से जाना जाए या एक नाम से जाना जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में, अब जोर लगाने का मतलब कि जबरदस्ती करके हम जितने नियम थे उस नियम को कम से कम नियम में बना ले, कम से कम नियम में का बनाए, ताकि अन्य को पढ़ने में आसानी प्रदान होगा। अब तो समझिए, यूनिफिकेशन। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है, इसको बता देते हैं पहले यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि कई नियमों को एक नियम से जाना जाए। अगर कई नियमों को एक नियम से जाना जाए, अगर एक नियम से जाना जाए, उस चीज को, इस प्रक्रिया को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। अब रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा समझिएगा। हम क्या करते हैं, पहले एक इंजन को लेते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन करने वाला जो हाइड्रो पावर की बात करते हैं, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर की बात करते हैं, थर्मल पावर का मतलब होता है जो कोयला से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देखिए, पहले तो बॉयलर में कोयला डाला जाता है, इसको जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है। जैसे बॉयलर में हम कह सकते हैं कि पहले एक टंकी है, इसके नीचे कोयला जलाया जाता है। जब कोयला जलाया जाता है तो कोयला का ऊर्जा ट्रांसफर होता है किसमें, इस पानी में। और जब इस पानी में ट्रांसफर होता है तो पानी का ऊर्जा भाप के रूप में उस टरबाइन के पंखी पे जाकर लगता है। और जब टरबाइन के पंखी में जाकर लगता है, देखिए, कोयले का ऊर्जा पानी में, पानी का ऊर्जा भाप के रूप में टरबाइन के पंखे पर,
और टरबाइन के पंखे का जो ऊर्जा है वह डायनेमो में और डायनेमो का जो ऊर्जा है वो हमारे यहाँ विद्युत का उत्पादन में। तो यह जो ऊर्जा का जो ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो लंबी हो जा रही है। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को जो कोयला से जो भाप बन रहा है इस चीज को अलग पढ़ ले, टरबाइन को अलग पढ़ ले, टरबाइन को अलग पढ़ ले, और टरबाइन के अंतर्गत जो ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है उसको अलग पढ़ ले, इस विद्युत को अलग पढ़ ले। तो हम कह सकते हैं कि डायनेमो को विद्युत से लेकर के अलग पढ़ ले और इस चीज को अलग पढ़ ले। थोड़ा समझिएगा क्या, नियमों को तोड़ करके, बड़े नियम को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में बांट करके अगर अध्ययन किया जाए, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे नियमों को एक साथ न पढ़ करके छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ना रिडक्शनिज्म कहलाता है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे बल को, बहुत सारे नियमों को एक नाम से जान ले या एक नियम बना दे, उसको क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। तो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है आपके सामने। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपसे जो आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स और बहुत सारी चीजें हैं। हम इस लेसन में 3 वीडियो लेकर के आने वाले हैं। नोट करने वाली स्थिति कुछ नहीं है, लेकिन अगर बातें आपको समझनी है तो अपने हिसाब से एक नोट्स बना सकते हैं, हमारी बातें सुन सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके, वीडियो को रिवर्स करके बार बार सुने, आपको आनंद आएगा। हमको विश्वास इस बात का। छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करें कि ये बातें हमको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी और हिंदी डिफिनेशन का जो PDF है वो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।